हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हरि ओम। शुभ संध्या। स्वास्थ्य के लिए योग इस विषय को लेकर योग विद्या गुरुकुल नासिक द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन में आप सभी योग साधक, योग प्रेमी भाइयों और बहनों का स्वागत है। मैं सभी महानुभाव जो मंच पर विराजित है उनसे निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस योग सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आदरणीय गुरु जी, आदरणीय भास्कर जी, पूर्णिमा ताई जी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। नमस्ते, मैं चारुहास जयंत दामले आपके सामने खुद संगीतबद्ध किया हुआ एक योग गीत जिसके बोल है जप रे मनो ओंकार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जप रे मन ओंकार जीवन आधार, जप रे मन ओंकार साधन सुलभ मंत्र है कैसा, गगन मध्य सूरज है जैसा। साधन सुलभ मंत्र है कैसा, गगन मध्य सूरज है जैसा। मन में आवे तनिक विकार, जप रे मन ओंकार। ईर्षा चिंता जब तनाव हो, चंचल चित्त में तमस भाव हो। ईर्षा चिंता जब तनाव हो, चंचल चित्त में तमस भाव हो। तब अपने तू मन को निहार, जप रे मन ओंकार जीवन आधार, जप रे मन ओंकार। नहीं चाहते वह आ जावे, जिसे चाहते वही दुरावे। नहीं चाहते वह आ जावे, जिसे चाहते वही दुरावे। चपल चित्त में वो है यार, जप रे मन ओंकार जीवन आधार, जप रे मन ओंकार। बहर रहा वह चहक रहा है, क्षण क्षण प्रतिपल बहक रहा है। बहर रहा वह चहक रहा है, क्षण क्षण प्रतिपल बहक रहा है। सोहम सोहम शब्द निहार, जप रे मन ओंकार जीवन आधार, जप रे
मन ओंकार। ध्यान करो रुक जाएगा, स्वतः राह पर आएगा। ध्यान करो रुक जाएगा, स्वतः राह पर आएगा। अंकुश दे हो मन पे सवार, जप रे मन ओंकार। जीवन आधार जप रे मन ओंकार, जप रे मन ओंकार, जप रे मन ओंकार। धन्यवाद। आज के व्याख्यान का विषय है योग एवं मानसिक स्वास्थ्य, और इसके लिए यहाँ पे मौजूद है हमारे आमंत्रित व्याख्याता डॉक्टर श्री शरद चंद्र जी भालेकर, आरएमओ कैवल्य धाम लोनावला से। मैं उनका स्वागत करता हूँ और इनका आज का विषय फिर से एक बार दोहराता हूँ, योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। आदरणीय श्री शरद चंद्र जी का परिचय कर रही है ऐश्वर्या जी जोशी, ज्येष्ठ कार्यकर्ता, योग विद्याधाम पिंपरी चिंचवड से हैं। ये आपका परिचय करेंगी। हरिओम। हरिओम। धन्यवाद चौहान सर। हरिओम। आज के व्याख्यान सत्र के लिए हमें बहुत ही बढ़िया व्याख्याते मिले हैं। जैसे मराठी में हम लोग बोलते हैं मूर्ति लहान पण कीर्ति महान, ऐसे ही है ये। इनका नाम है डॉक्टर श्री शरदचंद्र भालेकर। आपने BMS एवं मास्टर इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी किया है। आप अभी कैवल्य धाम लोनावला योग संस्था में कार्यरत है। कैवल्य धाम के उपचार केंद्र में आपने गत 10 साल तक रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला था। अब आपने GS कॉलेज ऑफ योग एंड कल्चरल सिंथेसिस कैवल्य धाम में प्रधान आचार्य अर्थात प्रिंसिपल का पदभार पिछले 3 साल से ग्रहण किया हुआ है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ योगा, योगा थेरेपी, योगा एंड आयुर्वेद, योगा एंड मेंटल हेल्थ, अप्लाइड योगा आदि विषय पढ़ाने में आप विशेष रुचि रखते हैं। गुजरात, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के साथ बल्गेरिया, इटली, सिंगापुर, जापान आदि देशों में योग उपचार की काफी सारी कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन आपने किया है। आपका संशोधन कार्य विशेष उल्लेखनीय है। आपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कई शोध पत्रिका प्रस्तुत की है। आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन योगिक कंटेक्स्ट एंड प्राणायामा, मुद्रा एंड मेडिटेशन, ये 2 किताबें लिखी है और ये 2 किताबें कई विश्वविद्यालयों में संदर्भ ग्रंथ के रूप में सम्मिलित है। आपको 2019 में योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप हमेशा हमारे योग विद्याधाम पिंपरी चिंचवड में भी कभी भी कौन सा भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर है तो बहुत आराम से धीरे से सामने वाले स्टूडेंट्स को समझेंगे, इतने सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो डॉक्टर भालेकर का जो लेक्चर है वो बहुत ही सुरीला मधुरा रहता है। आप अभी उसको ही ग्रहण करेंगे। तो आज आप मानसिक स्वास्थ्य एवं योग इस विषय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं ऐश्वर्या जोशी आपको अनुरोध करती हूँ कि कृपया डॉक्टर भालेकर आप आपके मार्गदर्शन के लिए शुरुआत कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। सुरीली आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा।
मन प्रसन्न हुआ। जैसे हमारे मराठी में कहते हैं, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। मन को अगर आप प्रसन्न रखेंगे, मन को अगर संतुष्ट रखेंगे, तो सारी सिद्धियां आपके पास है। वैसे देखा जाए तो शरीर और मन ये दोनों विभक्त नहीं हो सकते। जब तक हम जिंदा है तब तक शरीर और मन एक साथ है। मन को दिखा नहीं सकते, शरीर को दिखा सकते, बस इतना ही फर्क है। और इसीलिए शरीर और मन दोनों में जो चल रहा है एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी डाल रहा है। मन में थोड़ा सा डर क्या आ गया, तुरंत हाथ कांपने लगते हैं कुछ ही सेकेंड में, कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो देखो कितना जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो सोचो कि कोई अगर अधिक समय तक टेंशन में रहे तो उसका शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता रहे। और उल्टा भी है कि शरीर में अगर कुछ व्याधियां हुई तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। मन में नेगेटिविटी आने लगती है, मन में चिंता बढ़ने लगती है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अब बात ऐसी है कि बहुत बार हम शारीरिक व्याधि देखते हैं जिसको अलग अलग शब्दों से डायग्नोसिस किया है, कॉन्स्टिपेशन या हाइपर एसिडिटी या हाइपोथायराइडिज्म या स्किन की एलर्जी, अस्थमा, माइग्रेन, इंसोम्निया, कितने शरीर के व्याधि ऐसे डिफाइन किए हैं। और हैरानी की बात यह है कि हमारा मेडिकल साइंस भी सालों सालों तक इन व्याधियों की शरीर के स्तर पर चिकित्सा करता रहता है मेडिसिन देकर। लेकिन जब तक मेडिसिन दिया जाता है तब तक थोड़ा बहुत उसका प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है, लेकिन इससे वो व्याधि कभी ठीक नहीं होता, जिसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ द डिसीज। पूर्ण रूप से वो ठीक नहीं होता। क्यों नहीं ठीक होता? क्योंकि उस व्याधि का संबंध उसके मन से है। उसके मन में दबा हुआ कुछ गिल्ट है, कुछ अपराधी की भावना है, या उसके मन में दबे हुए कुछ राग है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जो शरीर के ऊपर व्याधि के रूप में आ रहे हैं। और जब तक मन पर चिकित्सा नहीं होती तब तक ये शारीरिक व्याधि कदापि ही ठीक नहीं हो सकते। लोग बोलते हैं कि 10 साल से कॉन्स्टिपेशन है, कायम चूरन ले रहा हूं। कायम ले रहे हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस कॉन्स्टिपेशन का मूल जो है वो उसके मन में है। तो कहीं ना कहीं मन पर चिकित्सा होनी चाहिए। और जब तक मन पर चिकित्सा नहीं होती तब तक शरीर के व्याधि ठीक नहीं होते। पतंजलि ने तो साफ साफ कह दिया कि चित्त विक्षेप जहां हुआ है वहां व्याधि है। तो पतंजलि वही कहते हैं कि सारे रोगों का मूल जो है आपके मन में है। इसलिए ऐसी चिकित्सा ढूंढो जो आपके मन को ठीक करेगी। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे सामने एक कपल था जो ट्रीटमेंट के लिए आया था। उस औरत को माइग्रेन की बीमारी थी, सरदर्द होता था, 4 साल से सरदर्द बार बार हो रहा है। उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी मुझे बताई। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, भ्रामरी प्राणायाम शुरू कर लो, दिन में 2-3 बार तो होना ही चाहिए। तो उसका पूरा विधि मैंने बता दिया। बाद में उसके पति ने उसके प्रॉब्लम बताना शुरू कर दिया कि मुझे भी डॉक्टर ये थोड़ा इनडाइजेशन और थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होता है, जी मचलता है बार बार खाने के बाद। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर लो। अब दोनों हंसने लगे, बोले कि सर हमारे प्रॉब्लम अलग अलग है लेकिन आप एक ही बात बता रहे हैं। तो मैंने कहा आपके पहले भी 10-15 लोग आके चले गए हैं, उनके अलग अलग प्रॉब्लम थे, उनको भी मैंने भ्रामरी प्राणायाम ही बता दिया। क्योंकि शरीर के स्तर पर आपके व्याधि अलग अलग है, लेकिन उस सब का मूल जो है आपके स्ट्रेस में है, आपके तनाव में है, आपके मन में है। तो मैं वहां ट्रीटमेंट दे रहा हूं जो रोग का मूल है। तो मूल से उसका उच्चाटन हम करेंगे। तो आप योग के जरिए जितना मन को शांत रखोगे उतना शरीर के स्तर पर जो व्याधि है वो अपने आप ठीक होने लगेंगे, रिवर्स होने लगेंगे। ये चमत्कार आप देखेंगे बिना किसी मेडिसिन के। जैसे एक सोरियासिस की केस मैंने देखी थी कि कई सालों से वो
बड़े बड़े मेडिसिन लेता था, डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट ले रहा हूँ, सब कुछ बता दिया। मैंने कहा ऐसा करो, चलो अभी सब कुछ भूल जाओ, ये जो जप रे मन ओमकार की बात हुई, तो मैंने कहा ओम चैंटिंग जो है वो एक 20 मिनट के लिए करो, ऐसे दिन में 3 बार कर लो, तो सवेरे 20 मिनट, दोपहर को 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, यानी 24 घंटे में 1 घंटा हमने ओम चैंटिंग के लिए दिया। ऐसा आप करते रहो। उन्होंने 4 महीने तक किया और जो स्किन पर सोरियासिस के रूप में व्याधि अभिव्यक्त हुआ था वो पूरा का पूरा निकल गया, किसी भी मेडिसिन के बिना, क्योंकि यहां हमने मन के ऊपर चिकित्सा की है। इसीलिए हमें मन का स्वास्थ्य जो है उसके बारे में सोचना जरूरी है। आप देखो, योग के जो अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे अंगों का आप अनुष्ठान करते हो, अभ्यास करते हो। कौन सा भी अंग ले लो, उस योगांग में जो कुछ भी प्रक्रिया बताई है, उस प्रक्रिया से सबसे पहले फल जो है वो आपके मन के स्तर पर मिलने वाला है। चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, ऊपर ऊपर से तो लगता है कि ये शारीरिक क्रिया है, लेकिन ध्यान में रखना उसका पहला इफेक्ट जो है वो आपके मन के ऊपर है। तो चाहे वो शवासन हो, चाहे वो सिद्धासन हो, चाहे वो भ्रामरी प्राणायाम हो, योग निद्रा हो, या कोई हल्का सा मेडिटेशन का प्रकार हो, नादानुसंधान हो, सबसे पहले मन शांत होने वाला है। और जैसे ही मन शांत होता है, शरीर की प्रक्रिया संतुलित हो जाती है, तो हार्मोनल बैलेंस आ जाएगा, मेटाबॉलिक बैलेंस आ जाएगा, और फिर शारीरिक व्याधियां ठीक होने लगेंगी। कितनी छोटी बात होती है, देखो मन पर कैसे प्रभाव डालती है, और मन भी कैसा ट्रेनिंग लेता है। सवेरे 5 बजे मैं उठूंगा, ये मेरा नियम है, तो मैं 1 दिसंबर को ये नियम बनाता हूं कि आज से मैं सवेरे 5 बजे उठूंगा। पहले पहले थोड़ी तकलीफ होती है, अलार्म लगाना पड़ता है, तो थोड़ा मन उपद्रव करता है कि रे क्यों इतने ठंडी में उठ रहे हो, अच्छा होता थोड़ा सो जाते। फिर भी हम उस निश्चय पर रहेंगे, उस नियम पर रहेंगे। तो देखो, रोज रोज 5 बजे उठने के बाद 3 हफ्ते के बाद यानी 21 दिसंबर को अब अपने आप आपके मन ने कह दिया कि अरे 5 बजे उठना ही है, 5 बजे अपने आप जाग आते, अब अलार्म की जरूरत नहीं है। अब मन में भी कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि मन ने अब सीख लिया 5 बजे उठना ही है। और इतना ही सीख नहीं लिया, ये भी सीख लिया कि 5 बजे उठना बहुत लाभकारक होता है, बहुत आनंददायी होता है। तो 21 दिन में ये मन के ऊपर नया ट्रेनिंग हो गया, नया प्रोग्रामिंग हो गया। आप देखो यम नियम का महत्व क्या है, कि यम नियम के जरिए हम जो अनुशासन लेते हैं हमारे दिनचर्या में, 24 घंटे उसका पालन करते हैं, सार्वभौमः महाव्रतम, तो उससे हमारे मन पर प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे मन को एक ट्रेनिंग दिया जाने वाला है, हमारा स्वभाव बदलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। योग में मेरी प्रगति हो रही है, मैं कैसे जानूं? कोई पैरामीटर है? नहीं तो कुछ लोग कहते हैं 40 साल से मैं आसन सिखा रहा हूं, 40 साल से मैं योग के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 50 साल से प्राणायाम सिखा रहा हूं, 30 साल से मेडिटेशन में हूं, सब कुछ है। योगाचार्य नाम से जाने भी जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में ऐसे लेक्चरबाजी भी हो जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन योग के क्षेत्र में उनके कितने कदम आगे गए हैं, ये खुद को कभी पूछे। आज भी 40 साल के बाद, इतने आसन और प्राणायाम सिखाने के बाद भी अगर उनका स्वभाव बदला ही नहीं है, तो पहले जो 20 साल की उम्र में उनके स्वभाव में जो राग द्वेष थे, जो क्रोध था, वही आज 40 साल के बाद भी उतना ही है। तो मैं कहूंगा कि योग के क्षेत्र में आपकी क्या प्रगति हुई है? आपने आसन का, प्राणायाम का अभ्यास किया, उसका केवल शरीर के स्तर पर कुछ फायदा हुआ है, लेकिन मन के स्तर पर मैं तभी मानूंगा फायदा हुआ है जब आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, आपका स्वभाव बदलेगा। तो पहले वाला बहुत क्रोधी स्वभाव था, अब शांत स्वभाव हो गया है। पहले वाला बहुत डरने वाला स्वभाव था, फोबिक पर्सनैलिटी, अब वो
धैर्यवान हो गया है, संयमित हो गया है। पहले वाला स्वभाव जो था वो बहुत चंचल था, अब स्थिर हो गया है। अगर इस प्रकार से कुछ बदलाव दिखे तो हम मानेंगे कि योग में उसकी प्रगति हो रही है। देखो, पतंजलि ने भी सही कहा है। जब प्राणायाम की बात चली तो उन्होंने प्राणायाम का उपयोग बताते हुए क्या कहा? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। इसका मतलब मन के जो 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, तो उसमें से प्राणायाम के अभ्यास से रज और तमोगुण जो है, जो आवरण के रूप में है, वो कम होते जाएंगे, उन पर नियंत्रण आएगा। तो रजोगुण के कारण जो ओवर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी चल रही थी, चंचलता बढ़ गई थी, अब वो कम हो जाएगी। तमोगुण के कारण जो आलस बढ़ गया था, जो एग्रेसिवनेस बढ़ रहा था, वो भी कम हो जाएगा। तो एक शांत स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। एक व्यक्ति अपना स्वभाव बदल चुका है, कैसे जाने? मैं तो कहता हूँ घर के लोग पहले सर्टिफिकेट देंगे कि अरे हाँ, उनका स्वभाव बदल गया है। पहले बहुत गुस्सा करते थे, बार बार इरिटेट होते थे, अब बहुत बदल गए हैं। तो देख लो, आपका स्वभाव बदल रहा है, इसका पहला सर्टिफिकेट आपके घर से ही मिलने वाला है। नहीं तो आप जहाँ ऑफिस में काम कर रहे हो वहाँ के लोगों से मिलने वाला है, या जो लोग आपके सतत संपर्क में होते हैं वो लोग ही ये बदलाव देख सकते हैं। और ये बदलाव ही निशानी है कि योग के क्षेत्र में हम थोड़े गहराई में जा रहे हैं। नहीं तो लोग अपनी बढ़ोतरी कैसे बताते हैं? वैसे भी हठ योग जहां से शुरू हुआ, गोरखनाथ ने जब पहले हठ योग का ग्रंथ लिखा, तब से ये कुंडलिनी जागृति जो है वो बहुत हाईलाइट हो गई। बहुत आकर्षण है लोगों को कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, आसन कर रहा हूँ, मुद्रा कर रहा हूँ, एक दिन मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, ये ऐसे सांप की तरह ऊपर आ जाएगी और फिर मैंने मन पर प्रभाव डालेगी और फिर दिव्य अनुभूति करेगी। तो लोगों का जो सारा लक्ष्य है वो कुंडलिनी और उसकी जागृति, इसके ऊपर है। मैं मानता हूं ये सही भी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे भी लोग मैंने जिंदगी में देखे हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत है, जिन्होंने ऐसे शक्ति का उत्थापन करके कुछ उच्च अनुभूतियां पाई है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उनका स्वभाव जो है वो बदला हुआ नहीं है। इसीलिए वो केवल सिद्धियों में थोड़ा सा घूम रहे हैं। जैसे पतंजलि ने भी कहा कि व्युत्थाने सिद्धयः, व्युत्थाने सिद्धयः, लेकिन योग के मार्ग में ये उपद्रव है। और वही होता है कि ये लोग अपने शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं, आधी अधूरी शक्ति होती है उसका प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मन की परिपक्वता ना होने के कारण वो उच्च अनुभूति, जो कैवल्य की अवस्था है, उसको पार नहीं कर सकते। तो ये भी कहीं ना कहीं हम रास्ते में भटक जाने की ही बात हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सही मायने में देखा तो पतंजलि ने कभी कुंडलिनी ये शब्द का जिक्र नहीं किया, लेकिन पतंजलि के सूत्र देखो, चित्त वृत्ति निरोधः, तो उन्होंने चित्त वृत्तियों पर पहले नियंत्रण करना सिखाया और फिर धीरे धीरे उसका निरोध करना सिखाया। तो योग से हम क्या कर रहे हैं? मन को प्रशिक्षण दे रहे हैं, स्वभाव बदल रहे हैं और धीरे धीरे मन के परे हम जा रहे हैं। यानी मन की एक मर्यादा है, मन अपने ईगो की मर्यादा में, अपने अहंकार की मर्यादा में काम कर रहा है, मैं भले कर और ये जगत, इस ड्युअलिटी में हम काम कर रहे हैं, ये मन काम कर रहा है। और योग से हम मन के परे जाते हैं, जहां ड्युअलिटी नहीं है, जहां द्वैत नहीं है, अद्वैत है। ठीक है, वो आगे की बात है, लेकिन अभी हम ये सोचेंगे कि सबसे पहले इस मन को ट्रेनिंग कैसे दे देंगे। माइंड कल्चरिंग क्या विधान है? आज आसन प्राणायाम जितने पॉपुलर है, उतने चित्त प्रसादन, प्रतिपक्ष भावनम, ये शब्द पॉपुलर नहीं है। और सही मायने में देखिए तो ये माइंड कल्चरिंग टेक्निक है, इसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। इन फ्यूचर आप भविष्य में देख लो कि हमारे जो नए योग शिक्षक बन रहे हैं, वो इस सूत्र का आधार लेकर अपने प्रोग्राम बनाएंगे और मन को, स्वभाव को बदलने का प्रयास करेंगे।
तो जितना पॉपुलर आसन प्राणायाम है उतने ही पॉपुलर ये पतंजलि के टेक्निक हो जाएंगे, जिसको उन्होंने चित्त प्रसादन या प्रतिपक्ष भावनम कहा। हम आगे उसकी बात करेंगे। वैसे मॉडर्न साइकोथेरेपी कैसे बोलती है, नेचर एंड नर्चर। मॉडर्न साइकोथेरेपी का एक विभाग ऐसा था जो कहता नेचर, जन्म से आपको कुछ जीन्स मिले हैं, इसके कारण आपका कुछ स्वभाव है और वो स्वभाव जिंदगी भर रहेगा, बदलेगा नहीं, कभी बदलता नहीं, आप कितनी भी कोशिश करो। तो दूसरा विभाग जो साइकोलॉजी का है वो बोला, अरे ऐसे कैसे बोलते हो आप, अगर ये बदलेगा ही नहीं तो बदलने का कोई चांस ही नहीं, तो कोई विकृति लेकर जन्म लिया है तो क्या विकृति लेकर ही रहेगा और विकृति में ही मरेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें बदलना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा नेचर नहीं नर्चर। नर्चर का मतलब उस मन को हम कुछ नए संस्कार देकर, कुछ नया अनुशासन देकर बदल सकते हैं, बदलना चाहिए। तो ये नेचर और नर्चर का झगड़ा तो चालू रहा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा नर्चर हमारे हाथ में है, नेचर हमारे हाथ में अभी नहीं है। चलो हमारे पूर्व कर्मों के कारण हमें जिस योनि में जन्म मिला है, जो जीन्स मिले हैं, वो तो नेचर है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर हमारे हाथ में क्या रह गया? हमारे हाथ में नर्चर है। तो योग, अष्टांग योग जो है वो नर्चर का पार्ट है, जो मन को ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, अब योग के शब्दों से ही हम मन पर थोड़ा चिकित्सा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जब हम मन का विभाग देखते हैं कि अभी मन ये ऐसी वस्तु नहीं है कि जो मैं मेरे ब्रेन के अंदर कोई एक छोटा सा अवयव दिखा दो कि ये मन है, नहीं कह सकते। कितने लोग मुझे पूछते कि ब्रेन और मन अलग है या एक ही है? तो मैं कहता हूं ब्रेन अगर हार्डवेयर है तो मन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जो एक शक्ति के रूप में विराजमान है वो मन है। ठीक है, इसलिए ब्रेन में जो बदलाव होते हैं वो मन के बदलाव के कारण होता है, या मन में जो बदलाव हुए हैं वो ब्रेन के बदलाव के कारण हो रहे हैं। ये बात सही है। अब बात ऐसी है कि इस मन का अभ्यास कैसे करें जो दिखता नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी में, जिसको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, सिगमंड फ्राइड, उन्होंने कहा कि आपका मन जो है वो हम दो विभागों में बांट सकते हैं। एक ऊपर वाला मन है, स्थूल मन है, और एक बहुत सूक्ष्म मन है जिसको उन्होंने कहा अनकॉन्शियस माइंड। तो पहले वाला जो सुपरफिशियल माइंड है वो कॉन्शियस माइंड है, यानी अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ विचार कर रहा हूँ, कुछ मन में कल्पना आ रही है, कुछ आइडिया आ रही है, इसके प्रति मैं कॉन्शियस हूँ, सजग हूँ। तो ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, जहाँ चित्त वृत्तियां चल रही है, प्रमाण हो रहा है, विपर्यय हो रहा है, विकल्प हो रहा है, स्मृति हो रही है। तो ये अभी जो कामकाज चल रहा है वो मेरा स्थूल मन है, कॉन्शियस माइंड है। लेकिन सिगमंड फ्राइड कहता है कि जैसे ये कॉन्शियस माइंड है, वैसे एक बहुत बड़ा उसके अंदर गहराई में अनकॉन्शियस माइंड है। तो उन्होंने मन के बारे में कहा कि मन आइसबर्ग की तरह है, यानी बड़े समंदर में एक बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं, यानी बर्फ के पर्वत होते हैं। इनका वैशिष्ट्य ये होता है कि बहुत छोटा सा पार्ट पानी के ऊपर दिखता है, लेकिन जितना पानी के ऊपर दिखता है उससे 6-8 गुना ज्यादा पानी के नीचे होता है, वो दिखता नहीं। यानी ऊपर से अगर छोटा पार्ट दिखा दिया तो उससे 8 गुना ज्यादा पार्ट नीचे है। वैसे ही आज आपका मन, आपको जो प्रतीत हो रहा है आपके विचारों से, आपके आइडियाज से, उससे ही कोई गहरा आपका अनकॉन्शियस माइंड है जिसमें कुछ प्रक्रिया चल रही है, और उस प्रक्रिया का नतीजा जो है वो ऐसा है कि वो प्रक्रिया के प्रति आप सजग नहीं हो, लेकिन वो चल रही है और वो आपके अभी के प्रेजेंट में जो विचार चल रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है। अब बात ऐसी है कि जब तक ये समझता नहीं तब तक ये आदमी भी कहता है कि पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आता है, पता नहीं मैं निगेटिव विचार क्यों करता हूँ। बाकी के लोग समझाने की कोशिश करता है कि अरे तू इतना डरता क्यों है पानी से। वो भी कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पानी का बहुत डर लगता है। कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में कुछ संस्कार छिपे हुए हैं। अगर आप अच्छे से हिस्ट्री लेंगे तो पता चलता है कि उसके बचपन में उन्होंने एक पानी में डूबता हुआ आदमी देखा था, और उसके कारण जो डर बैठा हुआ आज भी है, आज 20 साल के बाद भी है। ऐसे होता है ना, हम दीवार की स्टोरी सुनते हैं ना कि उस बच्चे के हाथ पर लिखा जाता है मेरा बाप चोर है,
लेकिन उसका जो गुस्सा है, 8 साल की उम्र में ये घटना घटी, उसका जो गुस्सा है आज भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में है। आज 25 साल के बाद भी वो गुस्से से बोलता है, जाकर उनकी साइन लेके आ जाओ जिन्होंने मेरे हाथ पर लिखा था मेरा बाप चोर है। देखो आज भी गुस्सा है वो, 25 साल के बाद भी, और हो सकता है वो जिंदगी भर रहेगा। इसका मतलब अनकॉन्शियस माइंड में जो भाव दबे हुए हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड पर, यानी अभी आपका मन जो विचार कर रहा है उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, जो जिसके प्रति आप सजग नहीं हो। और सजग नहीं है इसलिए आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं मालूम मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे नहीं मालूम मुझे डर क्यों आता है। लेकिन डर आता है। कभी कभी डर कितना अनाठाई होता है, लेकिन वो आदमी उस डर से कितना हॉनेस्ट होता है। मुझे छिपकली का डर लगता है, तो जिसको छिपकली का डर लगता है वो कितना हॉनेस्ट होता है, नहीं नहीं अब मैं यहां नहीं रहूंगा, इस रूम में छिपकली है। बात ऐसी है कि ऐसे जो अनकॉन्शियस माइंड में कुछ भाव छिपे हुए हैं वो जिंदगी भर उसका प्रभाव डालते हैं। पतंजलि की भाषा में हम क्या बोलेंगे, हम इतना कहेंगे कि जो ऊपर का कॉन्शियस माइंड है, जहां प्रमाण चल रहा है, विपर्य चल रहा है, विकल्प चल रहा है, तो ये जो वृत्तियां चल रही है वो कॉन्शियस माइंड में है। लेकिन इन वृत्तियों को कौन चला रहा है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं कारण शरीर। तो मन के दो विभाग किए, एक ऊपर का माइंड है जो सूक्ष्म शरीर, और एक नीचे का अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, उसको उन्होंने कहा कारण शरीर, जहां उसको कर्माशय ये भी नाम दिया है, जहां संस्कारों का खजाना है। आपके सारे संस्कार वहां इकट्ठा हुए हैं। पतंजलि ने भी बहुत अजीब शब्द यूज किया कि इन संस्कारों को उन्होंने नाम दिया बीज। बीज का मतलब, ये बीज होता है, कई सालों तक बीज के रूप में रहेगा, लेकिन कभी ना कभी एक दिन उसका वृक्ष होने वाला है, उगने वाला है। चाहे वो 5 साल के बाद हो, चाहे वो 15 साल के बाद हो, चाहे वो 40 साल के बाद हो। वैसे आपके कारण शरीर में, अनकॉन्शियस माइंड में जो संस्कार छिपे हुए हैं वो कभी ना कभी ऊपर आने वाले हैं, मन पर प्रभाव दिखाने वाले हैं, और मन पर प्रभाव दिखाया तो शरीर पर उसका प्रभाव दिखेगा। तो ये बीज के रूप में है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि ये बीज है, इनको कभी ना कभी निर्बीज करना पड़ेगा, निष्प्रभ करना पड़ेगा। और जब तक ये निर्बीज नहीं होते, जब तक हमारा कर्माशय पूरा निर्बीज नहीं होता, आज बहुत बीज इकट्ठा हुए हैं वहां, और वो कहीं ना कहीं विचारों के रूप में उग रहे हैं हर क्षण। तो प्रति क्षण मेरे जिंदगी में जो विचार हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं, उसके पीछे ये बीज है, ये संस्कार है। अब संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्लेश का संस्कार होगा, मैं डॉक्टर भालेकर, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, राग द्वेष, और मैं जीना चाहता हूं, अभिनिवेश। तो अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये सब जो भाव है वो मेरे क्लेश है, वो बेसिक संस्कार है, क्लेश के संस्कार है। और उसके जरिए ये ड्यूअलिटी बन चुकी है, मुझे कुछ चाहिए, और जिंदगी भर ये कुछ चाहिए करते 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 अंत के दिन में भी मैं कहता हूँ चलो आज अगर ये देखने को मिलता तो मैं खुशी से आंखें बंद करता हूँ। यानी जाते वक्त भी ये इच्छा रह जाती है। यानी आदमी के अंत के क्षण तक ये क्लेश उसको छोड़ते नहीं। और ध्यान में रखना, अगर अंत के समय तक उसके क्लेश उसको नहीं छोड़ते तो ये अगले जीवन का कारण बनने वाला है। तो शरीर से मन अलग हो जाएगा, लेकिन शरीर निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मन है, जो संस्कारों के रूप में वहां रह गया है, शायद वो अगले जन्म का कारण बनने वाला है, वो संस्कार लेकर अगले जन्म में जाएगा। तो पतंजलि कहता है कभी ना कभी ये प्रतिप्रसव कर लो, एक बार पूरी की पूरी शुद्धि कर लो, ये कारण शरीर में जो संस्कार है क्लेश के, उनको निर्बीज कर लो। कैसे करेंगे? ये जो क्लेश है उनकी भी ताकत है, और ताकत के अनुसार उनके 4 स्तर हमने किए हैं कि कुछ क्लेश कैसे है, बहुत बलवान हैं, उनको हम रोक भी नहीं सकते और वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। उनको कहते हैं उदीरित क्लेश या उदारित क्लेश, जिनका उदीरना हो गई है। कितनी बार ऐसा होता है ना, 10 लोग उसको कहते हैं अरे संभालो, अरे चुप रहो, अरे तुम चुप रहो, थोड़ी देर के लिए शांत रहो, लेकिन ये पूरा बेफान हो गया है,
नहीं नहीं तुम मुझे अब मत रोको, आज मैं बोलूंगा ही। पूरा पूरा एक्सप्रेस हो जाता है और बाद में फिर पछताता कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया, थोड़ा चुप रहता हूँ, गलती कर दी। ऐसा होता है। वो उदारित क्लेश है, बहुत बलवान है और अभिव्यक्त होता है। इनको रोकना इतना आसान नहीं, आदमी उसमें बह जाता है। जैसे ऐसे पूरी जोर से नदी की धार चल रही है तो उसमें एक अगर कागज का टुकड़ा डाले तो कितना जोर से बह जाता है, वैसे बह जाता है। ये उदरित क्लेश है, बहुत बलवान होते हैं। और कुछ क्लेश कैसे होते हैं, बलवान होते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए या कुछ देर के लिए या कुछ महीनों के लिए मैंने उसको दबा के रखा है। तो मन में किसी के प्रति क्रोध है लेकिन दिखा नहीं सकता, मन में किसी के प्रति कुछ लोभ है दिखा नहीं सकता, लेकिन दबा के रखा है। अभी अभिव्यक्त नहीं हो रहा है लेकिन दबा के रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, विच्छिन्न क्लेश। विच्छिन्न का मतलब दबे हुए है। हम कहते हैं ना मेरी घुटन हो रही है, ये घुटन है कि कितने भाव वो अभिव्यक्त करना चाहता है, अभिव्यक्त होने चाहते हैं लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता। जैसे घर में एक बहू हर बार बाकी के लोग तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए, तुम अपना अपना काम कर लो, तुम इस विषय में बीच में मत आ जाओ। अरे उसके मन में कुछ विचार थे, कुछ भाव थे, वो सप्रेस ही हो गए ना, और सप्रेस हो गए तो वो विच्छिन्न हो गए। और फिर एक दिन उनकी उदीर्णा हो जाती है व्याधि के रूप में, फिर हिस्टेरिया हो जाता है, ऐसी सांसें फूलने लगती है या कोई ऐसा लगता है शरीर में देवी आ गई। तब क्या होता है, तब तो सारे लोग डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब ये आदमी मर जाएगा, ये व्यक्ति मर जाएगी। ये सारे विकार ऐसे तैयार होते हैं। तो उदीरित क्लेश हो और विच्छिन्न क्लेश हो, इनके कारण आप व्याधि अभी सह रहे हो। अगर शरीर पर कुछ व्याधि है तो उसका ये कारण अभी ये उदीरित और विच्छिन्न क्लेश है। बलवान है दोनों भी। तो पतंजलि पहले यही कहते हैं कि मेरा अष्टांग योग का जो उद्देश्य है, मैं क्रिया योग बता रहा हूं, अष्टांग योग बता रहा हूं, अनुष्ठान बता रहा हूं, इसका उद्देश्य ये है कि ये उदीरित और विच्छिन्न क्लेश जो है वो तनु हो जाए। तनु हो जाए इसका मतलब वो थोड़े नरम हो जाए, उनकी शक्ति थोड़ी क्षीण हो जाए। और इसलिए उन्होंने कहा समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि का भावन और क्लेश को हम तनु करेंगे तो धीरे धीरे उनकी ताकत कम करेंगे, और जैसे ही क्लेश तनु नरम पड़ जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, आपके व्याधि अपने आप ठीक हो जाएंगे, आपका स्वभाव बदलेगा। लेकिन जब तक ये क्लेश बलवान है तब तक स्वभाव बदलने का कोई निशाना नहीं। तो इसीलिए करना क्या है, क्लेशों को तनु करना है, और बाद में तो तनु क्लेश जो है उनको पूरा निर्बीज करना है। प्रसुप्त, प्रसुप्त का मतलब अब उनकी पूरी एक्टिविटी खत्म करेंगे, उनको पूरा न्यूट्रलाइज करेंगे, तब जाकर कैवल्य की अवस्था आएगी। लेकिन तब तक कुछ करना तो होगा। आज चित्त विक्षेप है, कॉन्शियस माइंड में सारा विक्षेप चल रहा है, वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं है। ऐसे सैलाब आता है वैसे वृत्तियां आ रही हैं। तो करने क्या है? अभी थोड़ी देर पहले दामले सर ने बहुत अच्छा उपाय बताया, कितना स्वीटली, जप रे मनो ओंकार। तो पतंजलि कहते हैं कि जब ऐसी बात बिगड़ गई है, आपका मन सैर भैर हो गया है, चित्त विक्षेप हो गया है, ऐसे वक्त में अगर सबसे पहले क्या करना है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः। तो पतंजलि ने भी कहा कि अगर कुछ नहीं सूझ रहा है तो सबसे पहले ओम चांटिंग शुरू कर लो, जितना हो सके उतना ओम का अभ्यास कर लो, एक तत्व का अभ्यास कर लो। बाद में और भी कुछ उपाय बताए, जैसे उन्होंने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर कुछ बोले हैं, बाद में कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स भी बताए, लेकिन सबसे पहला उन्होंने जो उपाय बताया वो है ओम चैंटिंग। ठीक है, तो मैं इतना कहूंगा कि अभी हमारे मन के स्वास्थ्य को बढ़ाना है तो ब्रीफली मैं बताता हूं, हमारे पास टाइम कम है। तो जो
मन की चिकित्सा है उसको हम 4 R में बांट लेंगे, जिसको हम कहेंगे रिलैक्सेशन, फिर रेगुलेशन ऑफ डेली एक्टिविटीज, फिर तीसरा रियलाइजेशन और चौथा है रिहैबिलिटेशन। रिलैक्सेशन यानी सबसे पहले अगर कोई व्याधि से पीड़ित है या कोई मानसिक अस्वास्थ्य है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत क्या है, थ्रू एनी वे रिलैक्सेशन होना चाहिए, शिथिलीकरण होना चाहिए, मन में शांति आनी चाहिए। बाद में दूसरी जरूरत क्या है कि अब उसकी जो दिनचर्या है वो अनुशासित करनी है, अनुशासित दिनचर्या, रेगुलेशन ऑफ डेली एक्टिविटी। तो उसका जो खाना पीना है, उसका एक्सरसाइज है, स्लीप है, सब चीजें जो है वो सुसूत्र करनी है। तीसरा उपाय जो है वो है थोड़ा आत्मचिंतन का है कि खुद के स्वभाव को पहचानो, खुद ही पहचानो, दूसरों को मत पूछो मेरे बारे में तुम्हें क्या लगता है, मेरा स्वभाव कैसे लगता है, तुम किसी से मत पूछो, तुम्हारा स्वभाव तुम खुद जानते हो। तो अपने स्वभाव को पहचानो, अपने स्वभाव में जो अच्छे बुरे गुण हैं उसको पहचानो, एक्सेप्ट करो। और फिर चौथा पार्ट है रिहैबिलिटेशन। उसका अर्थ ये है कि अब जो स्वभाव में बुरी चीजें हैं उसको परिवर्तित कर लो, स्वभाव बदल डालो। तो ये 4 जो मुद्दे हैं वो आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। चलो, सबसे पहला जो उन्होंने बताया कि रिलैक्सेशन है, शिथिलीकरण, उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस आपको मालूम होने चाहिए और उसका रोज का रोज अभ्यास करना चाहिए। मन जब बहुत बिगड़ गया है तो कहना आसान है ना, डोंट टेक टेंशन, अरे थोड़ा शांत रहो। वो बोलेगा कैसे, शांत तो रहना चाहता हूं लेकिन नहीं होता ना, इरिटेट हो रहा है, डर आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ऑटोमेटिक हो गया ये मैकेनिज्म। तो उसको शांत करने के लिए केवल शांत रहो ये कहना उचित नहीं, उसके साथ साथ कुछ तो पद्धति, कुछ तो प्रक्रिया बतानी होगी जिससे उसका मन थोड़ा शांत हो जाए। और उसके लिए कुछ टेक्निक मालूम होने चाहिए। जैसे पहला टेक्निक पतंजलि ने ही बताया है कि ओम चैंटिंग का अभ्यास करो। वैसे भी एक ऐसा टेक्निक है ब्राह्मरी प्राणायाम, कि एक गहरी सांस अंदर ले लो और फिर छोड़ते वक्त जैसे भ्रमर का गुंजारव होता है वैसे आवाज करते छोड़ो। तो ओम चैंटिंग हो या ब्राह्मरी हो, इनसे जो वाइब्रेशन शरीर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, सर से पांव तक पूरा वाइब्रेशनल मसाज हो जाता है। छोटे छोटे सिंक्रोनस वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल जाते हैं। आपके शरीर का एक एक मसल रिलैक्स करेंगे, एक एक ब्लड वेसल को रिलैक्स करेंगे। एक 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक ये ओम का या भ्रामरी का अभ्यास करके देखो। केवल 3 बार ओम करके फिर शांति शांति शांति, ये ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा एक जगह बैठकर 15-20 मिनट तक ओम का अभ्यास कर लो या भ्रामरी का अभ्यास कर लो, तो इस वाइब्रेशन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है ध्यान में आ जाएगा, मन शांत हो जाता है। या फिर दूसरे उपाय है स्लो डीप ब्रीदिंग है, किसी भी तरीके से अपने सांस को थोड़ा धीमा बनाओ। हठ योग ने तो कह ही डाला है, चले बाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। तो अब सांस को थोड़ा धीमा बनाओ तो मन की प्रक्रिया भी थोड़ी धीमी बनेगी। तो ये भी एक अच्छा उपाय है। तो अलग अलग पद्धति है, चाहे तो दोनों नासिका से सांस धीरे से अंदर ले लो, दोनों नासिका से छोड़ लो, चाहे वो अनुलोम विलोम पद्धति से कर लो, चाहे वो उज्जाई पद्धति से कर लो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे, शीतली शीतकारी से कर लो। थ्रू एनी वे आप अपने सांस को धीमा बना रहे हैं। आजकल YouTube पर भी ये एक टेक्निक है कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग। टाइटल तो बहुत अच्छा है, क्या है उसका मतितार्थ, 5 सेकेंड के लिए सांस अंदर ले लो, 5 सेकेंड के लिए छोड़ लो, यानी समवृत्ति प्राणायाम है, पूरक रेचक का अभ्यास है। पूरक और रेचक को सम प्रमाण में ले लो बस। लेकिन फायदा कितना होता है, आज मेडिकल बुक्स में भी इसका वर्णन है कि मन को शांत करने के लिए कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग का अभ्यास होना चाहिए। मैं कहता हूं ये प्राणायाम की टेक्निक है, अलग अलग टाइटल से आगे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं तो केवल ब्रेथ अवेयरनेस है, नहीं तो बॉडी अवेयरनेस है,
शवासन है, शवासन में आप ये ब्रेथ बॉडी अवेयरनेस का अभ्यास कर सकते हो। नहीं तो फिर कौन सा भी एक मेडिटेशन का टेक्निक है जो नादानुसंधान बताया कि कान के अंदर से जो आवाज आती है उसके ऊपर ध्यान दे दो, या तंत्र ने कहा बाहर की कुछ आवाज होती है कंटिन्यूसली आ रही है तो उसके ऊपर ध्यान दे दो। तो समंदर के किनारे जाकर अगर आप उस तरंगों की अगर आवाजें उनके ऊपर अगर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो तो वो भी सही। या किसी गार्डन में जाकर पंछियों की आवाज सुन रहे हो या किसी वाटरफॉल के पास जाकर वो आवाज सुन रहे हो तो वो भी सही। तो इस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका मन एकाग्र होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, उससे भी शांति आ जाएगी। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है, रेगुलरली अभ्यास होना चाहिए। मैं कहता हूं कभी कभार अभ्यास हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाएगा, लेकिन रोज रोज अभ्यास करोगे तो फिर धीरे धीरे वो मैकेनिज्म ऑटोमेटिक मोड पर आ जाएगा और फिर उसका गहरा इफेक्ट हो जाएगा, वो स्वभाव बन जाएगा। आप देखो, मैंने अगर 20 मिनट के लिए भ्रामरी का अभ्यास कर लिया तो मेरे ब्रेन के अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स क्रिएट होते हैं जो ब्रेन के सेंटर्स को काम डाउन करते, क्वाइट कर देते। चाहे वो गाबा हो, चाहे वो एंडोर्फिन हो, चाहे वो 5 हाइड्रोक्सी इंडोलिएक्टिक एसिड हो, ऐसे अलग अलग केमिकल्स होते हैं, कामिंग केमिकल्स तैयार हो जाते। कभी कभार करोगे तो थोड़ी देर के लिए उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन रोज रोज मैं उसका अभ्यास कर रहा हूं। अगर मैं रोज रोज अभ्यास कर रहा हूं तो रोज रोज ब्रेन से वो केमिकल्स तैयार हो रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कुछ हफ्तों के बाद कि ब्रेन में वो मैकेनिज्म ऑटोमेटिक मोड पर आ जाएगा। एनीथिंग यू रिपीट बिकम ऑटोमेटिक। तो ये जो कामिंग, जो शांति प्रदान करने वाले जो केमिकल्स है, उनका निर्माण होना, उनका ब्रेन के अंदर संचय होना, ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म हो जाएगा। और जब ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म हो जाएगा तब उसका प्रभाव 24 घंटे रहेगा, तो स्वभाव बदलेगा। देखो, नियम, जो चीजें हम रोज रोज करेंगे वो नियम। तो ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं, उसका नियम बना लो कि रोज होना ही चाहिए। ऐसे मत बोलो कि करना तो है, मैं योगा में इंटरेस्टेड हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। अगर ऐसा आप बोलेंगे तो कभी जिंदगी में टाइम नहीं मिलेगा। रोज का दिन आता है चला जाता है, जो 12 घंटे जो आपने सवेरे से शाम तक काम किया है उसमें थोड़े समय निकालो, ताकि आप कह सकते कि हाँ ये 20 मिनट मैंने ये अभ्यास किया था, ये 20 मिनट मैंने ये ओम चैंटिंग का अभ्यास किया था, ऐसे कुछ बोल सकते हो। नहीं तो दिन ऐसे ही निकल जाते, देखते देखते बाल पकने लगते, देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है, पता ही नहीं चलता कि अभी अभी मैं बहुत छोटा था, अभी अभी मैं छोटा था और अभी अभी मुझे ये बुढ़ापा आ गया है, कितनी जल्दी समय निकल गया। इसलिए रोज के रोज ये प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। आप देखो, स्वभाव बदलने के ये जो प्रकार मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ, प्रैक्टिसेस बहुत सिंपल है, बस उसको कंटिन्यूस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कितनी छोटी, एक छोटा सा सूत्र है वो भी काफी है। अब ये मैंने 7-8 प्रकार बता दिए, ब्रेथ अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस, भ्रामरी, प्राणायाम, ओम चैंटिंग, उसमें से कोई एक भी आप ले लो और रोज के रोज करते रहोगे। नियम बनाओ, दिन में 3 बार करूंगा, सवेरे 20 मिनट, दोपहर को 20 मिनट, शाम को 20 मिनट करके देखो, यानी रोज 3 बार प्रयोग हो जाएगा त्रिसंध्या। तो इसका मतलब 1 महीने में 90 बार हो गया, 2 महीने में 180 बार हो गया, 4 महीने में 360 बार हो गया। देखो, स्वभाव यूं ऐसे बदल जाएगा। तो जो आपको गुस्सा आ रहा है या आपको जो डर आ रहा है, पैनिक फोबिकनेस आपका स्वभाव है, सब निकल जाएगा। छोटी सी प्रक्रिया है लेकिन करते रहो। तो ये रिलैक्सेशन के ऊपर ध्यान दे दो, किसी भी एक टेक्निक को आप अपना लो और रोज के रोज करते रहो। और फिर दूसरा पार्ट है रेगुलेशन ऑफ डेली एक्टिविटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिनचर्या थोड़ी अनुशासित कर लो। उसमें से मैं बहुत ब्रीफली बताता हूं कि दिनचर्या कैसे अनुशासित बनाएंगे। सबसे पहले आपकी नींद जो है वो उसकी गहराई समझो, नींद के बारे में थोड़ा कॉन्शियस रहो।
आजकल 11-12 बजे तक ऐसे जागने वाले लोग होते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक लेकर। अपनी नींद का स्पेल कम कर दिया, क्वालिटी भी कम कर दी, या कभी सोचते नहीं है कि नींद का महत्व क्या है। अरे भगवत गीता में लिखा है कि जो आदमी ठीक से नींद नहीं लेता वो योगी नहीं बन सकता, स्वस्थ नहीं बन सकता। अति निद्रा से भी कोई बनेगा नहीं, लेकिन निद्रा ना लेने वाला भी योगी नहीं बनेगा। इसलिए योगी बनना है, हेल्दी बनना है, तो अच्छी नींद ले लो। मैं तो कहता हूँ सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के पीछे ये नींद खराब हुई है। जब नींद खराब होती है तब व्याधियों के उपद्रव ज्यादा होते हैं। इसलिए इन सारे डिसीज में नींद की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करनी चाहिए। सम्यक निद्रा, युक्तिपूर्वक निद्रा। तो दिनचर्या में सबसे पहले शुरुआत आप सवेरे उठने से करते हो। मैं कहता हूँ सवेरे अच्छे से उठने के लिए जल्दी सोना है, अच्छी नींद पानी है। सोने से पहले अगर आपकी नींद खराब है, सवेरे उठने के बाद भी ऐसे हेवी लग रहा है, थोड़ा अस्वस्थ लग रहा है, तो समझो आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं हुआ है, आपकी निद्रा पूरी नहीं हुई है। तो आज से एक प्रयोग कर लो, सोने से पहले 15-20 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कर लो और फिर सो जाओ। रोज कर लो। एक 3 हफ्ते में आपकी नींद की क्वालिटी बदल जाएगी। ब्रेन के अंदर नींद के लिए जो आवश्यक केमिकल्स है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर आपको पता चलेगा अरे नींद इतनी गहरी होती है, इतनी रिलैक्सेटिव होती है। आज हम भूल गए हैं, 100 में से 99 लोग भूल गए हैं कि नींद की क्वालिटी क्या है, गहरी नींद कैसी होती है। 100 में से 99 लोगों को नहीं आती, लेकिन वो मालूम ही नहीं है उनको। सालों सालों से वो तड़प रहे, इरिटेबल हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे नींद खराब हुई है ये एक्सेप्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले ध्यान दे दो कि मेरी नींद अच्छी हो जाए। फिर आहार के बारे में नियमित रहो। जो आहार का टाइमिंग है, आहार की मात्रा है, जिसको हम मिताहार बोलते हैं, उसके बारे में जागरूक रहो। फिर एक्सरसाइज या प्रैक्टिसेस है जो रोज के रोज हमने करने के लिए बताया है, चाहे थोड़ा वॉकिंग जॉगिंग हो, चाहे वो थोड़ा सूर्य नमस्कार का अभ्यास हो, चाहे प्राणायाम का अभ्यास हो। शेड्यूल बनाओ छोटे छोटे, लेकिन रोज के रोज करते रहो। और फिर चौथा पार्ट ये है कि ये जो हमारे डेली कम्युनिकेशन से इंटरैक्शंस लोगों के साथ हो रहे हैं, उसमें जितना हो सके उतना शांत रहने का प्रयास कर लो, प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखो। पॉजिटिव इंटरैक्शंस होने चाहिए। हम इंटरैक्शन के बिना नहीं रहते, क्योंकि इस संसार में रहने हैं तो किसी ना किसी के साथ इंटरैक्शन तो होना ही है। बहुत बार लोग डरते हैं कि यार इससे मुझे बात नहीं करनी, इसका मुंह भी देखेगा तो मुझे टेंशन आ जाता है, क्रोध आ जाता है। हम कहते हैं कि हर सिचुएशन में मन को संतुलित रखना है, मन की प्रतिक्रिया जो है उस प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रित रखना, यह समत्व का अभ्यास है। तो किसी भी प्रसंग में हम मन को शांत रखेंगे, संयमित रखेंगे। ये अगर इंटरैक्शन में अगर हमने ध्यान दिया तो मैं कहता हूं कि अलग समाधि का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में जितने जितने मेरे इंटरैक्शंस हो रहे हैं उसमें मैं शांति बरतता हूँ, शांत रहता हूँ, वही काफी है, समत्व का अभ्यास। तो ये पतंजलि और कुछ शब्द बताते हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्फूर्ति, समाधि, प्रज्ञा। ये 5 चीजें ऐसी है जो आपके मन को परिवर्तित कर देगी और फिर मन को अमन की अवस्था में लेके जाएगी। श्रद्धा है, पॉजिटिविटी है, वीर्य है, वीरता है, जिसको हम कहते हैं सहने की शक्ति है, स्मृति है, सजगता है, स्मृति को हम सजगता कहते हैं। टू बी अवेयर, थोड़ा सजग रहो कि कौन से प्रसंग में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, पहले सजग रहो। सजग रहोगे तो आगे समाधि का अभ्यास होगा कि प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण आएगा। और फिर प्रज्ञा, यानी ठीक से सोचो, थोड़ा शांत होकर सोचना शुरू कर दो। ये तीसरा मुद्दा है रियलाइजेशन, जो मैंने कहा, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, यानी अपने स्वभाव को पहचानो। देखो, मेरे स्वभाव को मैं खुद पहचान सकता हूँ, लेकिन हॉनेस्टली थोड़ा
देखो जिंदगी में मेरे ऊपर क्या क्या प्रसंग आए थे, उसमें मैं कैसे प्रतिक्रिया दे रहा था, कुछ अच्छे कुछ बुरे, ये सारे गुणों का विश्लेषण कर लो। मेरे गुरुजी कहते थे कि रोज शाम को एक 10-15 मिनट निकालो, आंखें बंद करके पूरे दिन का रिवीजन कर लो और देखो क्या क्या तुमने बिहेवियर दिखाया, कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्रतिक्रिया दिखाई, कितनी प्रतिक्रिया आवश्यक थी और कितनी अनावश्यक थी, इस पर जरा विचार कर लो। रोज रिवीजन करने लगा तो पता चला कि दिन में जितनी प्रतिक्रियाएं मैं देता हूं उनमें से 95% प्रतिक्रिया अनावश्यक थी, जो मुझे टाल सकता हूं और मुझे टालनी चाहिए थी, कोई जरूरी नहीं थी, लेकिन मैं दे चुका और जिसके कारण डिस्टरबेंस आ गया। तो थोड़ा सोचो अपने स्वभाव के बारे में कि ऐसी कुछ जिसको हम पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं या हम कहते हैं स्वभाव के गुण कहते हैं, वो हमने पकड़ के रखे हैं। अनावश्यक क्रोध होगा, अनावश्यक डर होगा, संशय लेने का स्वभाव होगा, तो ऐसे कुछ कुछ अनावश्यक ट्रेट है। निगेटिव स्वभाव होता है, बस हर बार निगेटिव प्रतिक्रिया दे दो। तो इसको पहचानो और एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो आदमी की पूरी जिंदगी में जाती है नहीं नहीं मैं सही हूं, ये बाकी के लोगों के कारण मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये बाकी की परिस्थिति के कारण मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप देखो, अगर सालों सालों से अगर तुम कुछ पीड़ा सह रहे हो तो ये ब्लेम बाहर मत दे दो, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके स्वभाव में। तो आपके स्वभाव को पहचानो, आप खुद पहचान सकते हो। कौन सा भी काउंसलर हो, मैं खुद एक काउंसलर हूं, मैं सिर्फ मदद करता हूं, उस व्यक्ति को मदद करता हूं कि तुम्हारा स्वभाव देख लो कैसा है। मैं खुद उसके ऊपर कोई आरोपण नहीं करता कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, मैं सिर्फ उसको मदद करता हूँ, थोड़ा उसके साथ बात करता हूँ, फिर उसको क्लू देता हूँ ताकि वो अपने मन के प्रति अवेयर हो जाए। ये जरूरी है कि खुद एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये अच्छे गुण है, ये बुरे गुण है, और फिर अच्छे गुणों का संवर्धन हो और बुरे गुणों का निर्दालन हो। इसके लिए रिहैबिलिटेशन यानी स्वभाव परिवर्तन, ये मैं बता रहा हूं अंत में कि पतंजलि ने इसके लिए चित्त प्रसादन बोला है, प्रतिपक्ष भावनम बोला है। चित्त प्रसादन यानी जैसे शरीर का एक स्नान होता है, वैसे मन का भी एक स्नान है, प्रसादन। और कैसे करेंगे मन का स्नान? थोड़े अच्छे भाव जो है उनका अभ्यास कर लो, वो भाव अपने अंदर क्रिएट कर लो। मैत्री भाव कैसे करेंगे? आप आंखें बंद करके बैठो थोड़ी देर के लिए और जो जो व्यक्ति आपके मन में आए उसके प्रति मैत्री प्रकट कर लो, उसको कुछ दुआ दे दो, मित्र की तरह उसको कुछ मदद करने के लिए थोड़ा सोचो। ये मैत्री भाव हो गया। या करुणा भाव है, कॉम्पैशन। कॉम्पैशन का मतलब क्या है कि हम करुणा भाव, लोग जो पीड़ित है उनके प्रति करुणा क्रिएट कर लो। फिर ये प्लेजर है, मैत्री करुणा मुदिता। मुदिता का मतलब ये है कि किसी के अच्छे गुण देखो और आनंद प्रकट कर लो ताकि हमारा द्वेष निकल जाए। नहीं तो किसी के अच्छे गुण देखते हैं, किसी का सक्सेस देखते हैं और खुद दुखी हो जाते, मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये द्वेष आ जाता है। तो एक छोटा सा प्रयोग कर लो कि कोई भी व्यक्ति आपके मन में आए, उसका एक अच्छा गुण देखो और उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर लो। तो पूरे 20 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठो और जो जो व्यक्ति आपके नजर के सामने आ जाएंगे उनका कुछ एक अच्छा गुण देखो। धीरे धीरे आपका द्वेष कम हो जाएगा, आपका क्रोध कम हो जाएगा। आपका द्वेष और क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ आपने नहीं पाया और कुछ बाकी के लोगों ने पाया है, तो एक जेलसी आ गई, द्वेष आ गई। तो ये ऐसा आनंद प्रकट कर लो। और चौथा पार्ट है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब थोड़ा फॉरगिव कर लो। ऐसी कितनी बातें हैं, किसी ने गलत भी किया है, जब तक हम क्षमा नहीं करते तब तक हमारा मन शांत नहीं होता। लोग मुझे पूछते हैं हम क्यों क्षमा करें? आगे का आदमी अगर बदलने के लिए तैयार नहीं तो हमारे क्षमा करने से क्या फायदा? मैं कहता हूं आगे का आदमी बदले ना बदले, आप क्षमा करो ताकि आपका मन शांत हो जाए। जिस वक्त आप पूरी की पूरी क्षमा दे दोगे उसी वक्त आपके अंदर के क्लेश कम होने वाले हैं
आपका जो चित्त विक्षेप है वो शांत होने वाला है। तो आपके भलाई के लिए क्षमा करो पहले। तो ये चीजें है कि ये मन माइंड कल्चरिंग टेक्निक हम कहेंगे, या मन को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, जो आज आसन और प्राणायाम जितने पॉपुलर है उतने नहीं है। हमें पॉपुलर करना है, हमें उसका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा देना है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो पतंजलि ने जो चित्त प्रसादन का अभ्यास दिया है, उसके लिए हमें कुछ प्रक्रिया बनानी होगी। मानो जैसे 1 घंटे का मेडिटेशन का अभ्यास है या 1 घंटे का आपका योगा का अभ्यास है, चलो 20 मिनट के लिए आप प्राणायाम दे दो, 10 मिनट के लिए शवासन दे दो, और फिर आगे के आधे घंटे में ये चित्त प्रसादन का अभ्यास दे दो कि उनको शवासन में एक हो कि अब सबसे पहले आप जो व्यक्ति ने आपको पीड़ा दी है उनको क्षमा करते जाओ। तो एक 10 मिनट ऐसे जाने दो, उनको थोड़ा भूतकाल में जाने दो, और जिन जिन लोगों ने उनको कुछ तकलीफ दी है उनको क्षमा करने का अभ्यास करने दो। फिर आगे के 10 मिनट में उनको कहो कि अब थोड़ा मैत्री भाव का अभ्यास कर लो, सबके साथ मैत्री कर लो, उनको कुछ ना कुछ दुआएं दे दो। देखो ये अभ्यास है। गौतम बुद्ध ने उसको ब्रह्म विहार ऐसे बताया। आज भी गौतम बुद्ध के मंदिर जो है बुद्धिस्ट उसको विहार बोलते हैं। हम विपश्यना की बहुत बात करते हैं, लेकिन विपश्यना के पहले गौतम बुद्ध ने इस ब्रह्म विहार का अभ्यास बताया। यही मैत्री, करुणा, उदित, उपेक्षा, इसको उन्होंने विहार बताया, ब्रह्म विहार। यानी मन को अच्छे भाव में रखना, मन को क्लीन रखना। तो चित्त प्रसादन आगे साइकोथेरेपी का एक बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। बस उस प्रकार से हमारे योगा टीचर ने आगे आकर इसको हाईलाइट करना चाहिए, इसका प्रैक्टिस देना चाहिए। तो जितने हॉनेस्टली आप आसन प्राणायाम दे रहे हो, उतने हॉनेस्टली रोज के रोज ये चित्त प्रसादन का भी अभ्यास देना चाहिए। और एक शब्द है प्रतिपक्ष भावनम। तो प्रतिपक्ष भावनम का मतलब यह है कि मेरे मन में अगर कुछ निगेटिव विचार आ गए, किसी के प्रति अगर कुछ गंदे विचार आ गए, क्रोधमय विचार आ गए, तो उसके विरुद्ध सोचो, उसके विरुद्ध भाव उत्पन्न कर लो। वितर्क भावने प्रतिपक्ष भावना। तो देखो ये कला है। यानी किसी चीज को देखकर मुझे डर आता है, तो अब मन को आपको सिखाना होगा कि इसको देखकर मुझे डर नहीं आ रहा है। अब ये प्रतिपक्ष भावना, आप गेस्टाल्ट थेरेपी देखो मॉडर्न साइकोलॉजी की, वो वही अभ्यास करते हैं। बस अभी जो भाव क्रिएट हो रहे हैं उसके विपरीत भाव जानबूझ के क्रिएट कर लो। पहले पहले थोड़ा कृत्रिम लगेगा, लेकिन बाद में ये अपने आप हो जाएगा। और फिर आपको पता चलेगा कि जैसे हम विपरीत भाव क्रिएट करते हैं, मन कितना शांत हो जाता है। अब ये जो माइंड कल्चरिंग टेक्निक है, मन को सुधारने वाले टेक्निक है, ये इसका ज्यादा अभ्यास हो तो अच्छा है। तो मेरे ख्याल से 1 घंटा हो चुका है, थोड़ा ज्यादा देर तक मैं बोल चुका हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आखिरी 5-10 मिनट जो है वो थोड़ी क्वेश्चन आंसर हो जाए तो अच्छा लगे, लोगों का फीडबैक मिले तो बहुत अच्छा है। तो ये मैं फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि हमने शरीर और मन के बारे में देखा कि वो दोनों विभक्त नहीं कर सकते, और शरीर की व्याधि भी अगर ठीक करनी है तो पहले मन ठीक करना होगा। और इनफैक्ट पतंजलि ने तो योग की डेफिनेशन ही मन के ऊपर ही कर दी, चित्त वृत्ति निरोधा। तो इसलिए किसी भी हालत में मन का स्वास्थ्य जो है वो बढ़ना चाहिए। स्वभाव परिवर्तन हुआ तो मैं कहूँगा कि आपका मन का स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। और स्वभाव परिवर्तन के लिए हमें अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरे ख्याल से आप थोड़ा समय बातचीत के लिए दिए तो अच्छा होगा। हरिओम। 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 डॉक्टर भालेकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत ही आसान शब्दों में पतंजलि सूत्र के बहुत बारे में बता दिया है। खास करके अपने क्लेश बताए हैं। क्लेश के बारे में हमेशा कोई बोलता नहीं है। सब लोग आसन प्राणायाम में बोलते हैं और आसन भी अभ्यास करते हैं तो कसरत के जैसा अभ्यास करते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी ढंग से ये सब समझा दिया है।
हमें निश्चित रूप से ये समझ गया कि अभी समय तो आपके लिए कम हो गया है। हम जरूर आपको फिर एक बार बुलाएंगे। आपने पतंजलि योग सूत्र के सहारे कुछ प्रक्रिया भी बताई है और ये भी कहा है कि एक भी प्रक्रिया करो करके, और पूरा आत्मविश्वास के साथ आपने बता दिया है। तो हर व्यक्ति निश्चित रूप से आपका भाषण सुनने से बहुत खुश हुआ है, बहुत कुछ मालूम भी हुआ है और ये भी समझ गए कि पतंजलि योग सूत्र का विचार हमारे जीवन में कैसे लाना चाहिए। केवल अष्टांग योग और आसन प्राणायाम का विचार करते हुए पतंजलि योग समझेगा नहीं। तो इसीलिए आपको हम फिर बुलाना चाहते हैं। हम देखेंगे कुछ संधि उपलब्ध हो तो फिर बुलाएंगे। लोग आपको सुनने के लिए फिर भी खुश रहेंगे। और अभी भी ये जो भाषण आपका है वो YouTube पे कुछ दिन रहने वाला है। जिनको और भी सुनना है और किसी को दूसरे लोगों को भी सुनना है तो वो सुन सकते हैं। YouTube पे ये उपलब्ध है भाषण। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरि कर्ता हरि कर्ता हि केवलम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।